देखिए, आज हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या परमाणु संरचना स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नाभिक के आकार का आकलन जानेंगे कि किसी भी तत्व के नाभिक का आकार कितना होता है। आज हम लोग इसी टॉपिक में देखेंगे कि किसी भी तत्व के नाभिक का आकार कैसे ज्ञात किया जा सकता है, कैसे उसका आकलन कर सकते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा है, हम लोग लेते हैं क्या, स्वर्ण लेते हैं, सोना लेते हैं। ये सोने का क्या है, नाभिक है, जिसका आवेश क्या है, Ze है, जिसका आवेश क्या है, Ze है। और इसी पर हम लोग क्या करते हैं, अल्फा कण की क्या करते हैं, बौछार कराते हैं। एक अल्फा कण की बौछार कराते हैं तो एक अल्फा कण जब निकलता है तो दो चार्ज लेके बाहर जाता है, दो चार्ज लेके बाहर जाता है। अब देखिए क्या होता है, यहां से इसका जो डिस्टेंस, हम लोग यही डिस्टेंस ही फाइंड करना है कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। इसके लिए हम लोग करते क्या, देखते हैं कि जो अल्फा कण है वो किससे निकलता है, पोलोनियम से निकलता है। इसके लिए जो तत्व मानते हैं वो पोलोनियम मानते हैं। पोलोनियम से कोई अल्फा कण काफी तीव्र गति से निकलता है, कोई भी अल्फा कण पोलोनियम से तीव्र गति से निकलता है। इट मींस दैट अगर हम लोग देखें तो पोलोनियम से अल्फा कण किसी न किसी वेग से निकलता है, पोलोनियम से अल्फा कण किसी न किसी वेग से निकलता है। इट मींस दैट अगर वेग होगा तो अल्फा कण में गतिज ऊर्जा होगी, तो अल्फा कण किसी न किसी गतिज ऊर्जा से निकलता है। तो अल्फा कण जो होता है, इसी गतिज ऊर्जा के कारण जो अल्फा कण होता है वह नाभिक के काफी समीप पहुंच जाता है। जो यह अल्फा कण होता है वह सोने के नाभिक के काफी समीप पहुंच जाता है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा के कारण अल्फा कण जो होता है वह सोने के नाभिक के काफी समीप पहुंच जाता है, परंतु सोने का नाभिक जो होता है इस अल्फा कण पर काफी ज्यादा मात्रा में प्रतिकर्षण बल लगाता है, जिस कारण इस अल्फा कण का जो गतिज ऊर्जा होता है वह धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदलने लगता है। एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब अल्फा कण का गतिज ऊर्जा पूरा का पूरा जो होता है वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। जब स्थितिज ऊर्जा के रूप में अल्फा कण का जो गतिज ऊर्जा है बदल जाएगा, उस कंडीशन में जो अल्फा कण होगा वह नाभिक के पास से आने के बाद वापस लौट जाता है। आप लोग जानते हैं, आप लोग ये फिगर बनाए होंगे कहीं न कहीं कि ये आपका जो होता है अल्फा कण जाता है और नाभिक से टकराने के बाद क्या होता है, वापस हो जाता है। आपने देखा था किसके, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग में। तो आप अल्फा किरण के प्रकीर्णन प्रयोग से ही नाभिक के आकार का आकलन कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी दूसरी व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या किया, अल्फा कण देखा जो पोलोनियम से निकलती है भी वेग से, और जब भी वेग से निकल रही है तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। और अल्फा कण अपने इस गतिज ऊर्जा के कारण नाभिक के काफी समीप पहुंच जाता है। लेकिन नाभिक जो होता है वह अल्फा कण पर क्या लगाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रतिकर्षण बल लगाता है। और इसी प्रतिकर्षण बल के कारण जो अल्फा कण जो होता है उसका जो गतिज ऊर्जा होता है वह धीरे धीरे क्या होता है, स्थिति ऊर्जा में बदलने लगता है। और एक ऐसी स्थिति आ जाती है, या कुछ समय बाद आप देखेंगे कि अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा होगी वो पूरी की पूरी बदल जाएगी, किस रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल जाएगी, जिस कारण यह अल्फा कण नाभिक के पास आने के बाद क्या होता है, वापस लौट जाता है। ठीक है, अब आप देखिए इसका डेरिवेशन या इसका हम लोग डिफिनेशन कैसे निकालेंगे। माना सोने के नाभिक, सोने के नाभिक का परमाणु क्रमांक या आवेश लिख लीजिए, आवेश Ze है, वह अल्फा कण का आवेश कितना है, ये वाला है अल्फा कण का आवेश और ये है नाभिक का, तो कितना होगा, 2e है, 2e है। तब स्थितिज ऊर्जा, आप स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तभी कुछ होगा। और स्थितिज ऊर्जा अगर बात की जाए आवेश के अकॉर्डिंग तो U बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R, जो आप पिछले चैप्टर में इसको प्रूव कर चुके हैं। तो यहां हम लोग देख रहे हैं जो Q1 है वो दिख रहा है हमारा क्या, Ze दिख रहा है, और जो Q2 है वो दिख रहा है कितना, 2e दिख रहा है। और यहां पर हमने जो R देखा वो क्या मिला, R0 मिला। क्या मिला, R0 मिला। अब यही जो वैल्यूज है, टोटल वैल्यूज यहाँ उठा के रख देते हैं, हमारी स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। तो U बराबर हमको क्या मिलेगा, यहाँ से 1/4πε कांस्टेंट टर्म है, ये तो लिखेंगे ही। उसके बाद इनटू Q1 कितना हमारे पास Ze है, गुणे उसके बाद Q2 कितना है
2e है, उसके बाद अपान में जो r है वो कितना है, r0 है। अब यहाँ e और e का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना हो जाएगा 2ze स्क्वायर अपान r0। अब चूंकि प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा k है, तब k बराबर आप u ले सकते हैं। अब इस u का मान जो k है हम लोग यहां पर रख सकते हैं, तो k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2ze स्क्वायर अपान में क्या होगा, r0 होगा। यही r0 की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, इसी से आप नाभिक के आकार का आकलन कर सकते हैं। तो इसका मतलब r0 बराबर जब निकालेंगे तो यहां चला जाएगा, यानी ये यहां जाएगा और ये यहां आ जाएगा, तो क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2ze स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। इससे हम लोग क्या करेंगे, नाभिक के आकार का आकलन करेंगे। इससे ये पता चलता है कि अल्फा कण जो होता है वो हमारे नाभिक के कितने समीप आके रुकता है या कितने समीप आने के बाद फिर लौट करके वापस चला जाता है। तो इसके लिए आप लोगों ने छोटा सा डेरिवेशन देखा हुआ है। अब डेरिवेशन का मतलब ये है इसकी कुछ वैल्यूज होंगी, इसकी कुछ वैल्यूज होंगी, इसकी कुछ वैल्यूज होंगी, ये आप वैल्यू रखिए और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि नहीं, हाँ यहाँ से जो अल्फा कण है वो नाभिक के पास कितना आके रुका या नाभिक का आकार कितना है, क्योंकि जो r0 है वो ऐसे क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या जब निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये क्या है, नाभिक का आकार। तो चलिए इसके लिए हम लोग नाभिक का आकार भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे होगा ये। अब नाभिक का आकार अगर हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखिएगा एक बार, सबको समझ में आ जाएगा। फिजिक्स बहुत ही आसान है, किसी को टेंशन लेने वाली बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है 9 × 10 घाते कितना होता है, 9 होता है। 9 × 10⁻9 होता है। अब अगर z की बात करें तो कितना होता है, 79। ये सोने के लिए है, किसी और के लिए अलग हो सकता है, ये सोने के लिए है। इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 × 10 घाते कितना, -19 होता है। अगर यही k की वैल्यू अगर हमें मिल जाए, k की वैल्यू अगर मिल जाए तो हम लोग आराम से नाभिक के आकार का आकलन कर सकते हैं। तो चलिए k को भी हम लोग देख लेते हैं। तो k बराबर एक फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर होता है। अगर हम लोग अल्फा के लिए निकाल रहे तो इसके लिए अल्फा लिख देंगे कि अल्फा का वेग, अल्फा का द्रव्यमान। अल्फा का जो द्रव्यमान होता है वह होता है 6.7 × 10 के घाते -27 किग्रा। और उसके बाद जो अल्फा कण का जो वेग होता है वो होता है 2.1 × 10⁻7 +7 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर हम लोग यहां से पहले k की वैल्यू फाइंड कर लें, जब k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तब क्या मिलेगा हमें। चलिए अब k बराबर हम लोग लिख रहे हैं 1/2, उसके बाद m की वैल्यू है 6.7 × 10⁻27 क्रॉस, अब ये क्या है आपके पास v है और यहाँ v का स्क्वायर है, इसका मतलब 2.1 × 10⁻7 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग अगर खोलें, अगर हम लोग खोलें तो हमें क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा k = 1/2 क्रॉस 6.7 × 10⁻27 क्रॉस 2.1 अगर आप कर रहे हैं तो आपको मिलेगा कितना, आप ये बताइए। 2.1 अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 4.41, क्या मिलेगा 4.41 क्रॉस। अब यहाँ 7 और दूना कितना हो जाएगा 14, 10 के घात कितना हो गया 14 हो गया। अब इसका मतलब k बराबर आपने किया 1/2 क्रॉस 6.7 क्रॉस, अब इसको 5 से निकल लीजिए 4.41 गुणे, अब 27 में से 14 निकलेगा कितना होगा आपके पास -13, कितना होगा -13 होगा। k बराबर, अब इसका आप गुणा कराइए तो 1/2 गुणे 6.7 गुणे
4.41 का गुणा करेंगे अगर हम लोग, तो हम लोगों को मिलेगा 29.54। तो इसका गुणा कराने पर मिला 29.54 गुणे 10 घाते -13। अब यहां से इसको काट दीजिए तो के बराबर आपको मिलेगा 14.7 समथिंग कुछ मिलेगा गुणे 10 घाते -13। ये हो गया के का मान। अब के का मान उठा करके आप जो हमने फार्मूला अभी निकाला हुआ उसी में रख दीजिए। इसका मतलब आर नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2ze² अपान कितना था, के था, यही फार्मूला हमने सिद्ध किया था। तो यहीं आप रखिए आर नॉट बराबर, इसकी वैल्यू यहां से देखिए कितना है, ये है, तो रखिए 9 गुणे 10 घाते कितना, 9 गुणे ये कितना है 2 गुणे जेड की वैल्यू कितनी है 79 है, तो 79 क्लास ई की वैल्यू कितनी 1.6 गुणे 10 घाते -19। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे अपान में के कितना हमने निकाला 14.7 गुणे 10 घाते कितना -13। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हम लोग देखते हैं आर नॉट बराबर, इसका पहले हम लोग खोल लेते हैं, तो ये होगा 9 क्लास 10⁹ क्लास 2 9 18 होगा, 2 7 14 15 होगा। चलिए उसको हम लोग बाद में देखेंगे। 79 क्लास इसका मल्टीप्लाई, अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना होगा 2.56 क्लास, ये 19 गुना कितना हो जाएगा -38 अपॉन में ये कितना होगा 14.7 गुणे 10 के घाते -13। ठीक है, ये 14 है, ये समझते रहिएगा आप लोग, ये 14.7 है। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करते हैं 38 में से 9 जाएगा 29 होगा, अब 13 ऊपर ले जाएगा प्लस होगा, अब 29 में से 13 जाएगा कितना बचेगा आपके पास -16 होगा। तो यानी आर नॉट बराबर ये हुआ 9 गुणे 2 गुणे ये कितना होगा 79 और यहाँ कितना होगा 2.56 क्रॉस। अब 38 में से 9 गया 29, 29 में से 13 गया 16 होगा, 10 घाते -16। कुल के बटे कितना लिखेंगे हम लोग 14.7। अब आर नॉट बराबर, अब 29 गुणा 2 गुणा 9 गुणे 2.5 हम लोग मल्टीप्लाई कराएं तो हम लोगों को मिलेगा कितना 2476 या 3640। इसका आप गुणा कराइए तो मिलेगा कितना 3640, सम में कुछ और मिलेगा गुणे 10 घाते -16 बटे 14.7। अब यहां से इसका भाग दीजिए 14.7 का 3640 में। जैसे ही आप 3640 में 14.7 का भाग देंगे आपको मिल जाएगा कितना 2476 गुणे 10 के घात कितना होगा आपके पास, यहां से आपके पास दशमलव में आएगा 247.6 होगा। 14.7 का अगर भाग देंगे तो आपको मिलेगा 247.6 गुणे 10 की घात -16, दशमलव 2 अंक लेके आइए इधर, तो हो जाएगा 2.476 गुणे 10 की घात यहाँ कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा। अब 7 बड़ा है 5 से तो सार्थक अंक की दृष्टि से कितना होगा 5 हो जाएगा। तो आर नॉट बराबर हो जाएगा 2.5 क्रॉस 10⁻⁻14 मीटर। यानी आप देख रहे हैं कि सोने के नाभिक का जो आकार है वो हमने निकाल लिया, हमको कितना मिला 2.5 गुणे 10 के घाते कितना -14। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास ये जो अल्फा कण था या इस नाभिक के पास में कितना डिस्टेंस पकड़ के आएगा 2.5 गुणे 10 घाते -14। इतना दूरी तय करेगा, इतना पहुंचेगा, उसके बाद यहां से क्या हो जाएगा वापस हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम की दृष्टि से, आईआईटी की दृष्टि से, नीट की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग काफी ध्यान से देखिएगा। बाकी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, इससे बेस्ट फिजिक्स में आपको वीडियो में देता रहूंगा। धन्यवाद।